हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 64वीं बीपीएससी 2019 का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, पहले हमको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, तो उसमें क्या है कि समाजवादी का बात किया गया, समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का बात किया, मतलब कोई भी एक धर्म नहीं होगा, सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए जाएगा, मतलब लोकतांत्रिक, लोकतंत्र रहेगा, जनता सबसे मुख्य रहेगा, गणराज्य जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा, सबके लिए होगा, ये घोषित करता है। तो इसको घोषणा करने कौन कौन सा अनुच्छेद, क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, वो सब पे भी चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपको इंटरव्यू तक पूछा जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो 76वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया, क्या वह पहले नहीं था? तो इसका जवाब यही है कि पहले भी था, लेकिन उसको जब संविधान में जोड़ दिया गया तो और भी वह सशक्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब बातें को समझना है और बेसिक जो चीज़ें होते हैं उसे समझते हुए उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देरी ना करते हुए हम लोग उत्तर को लिखने का और समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसकी प्रस्तुति संविधान निर्मात्री सभा में 13 दिसंबर 1946 में किया गया और सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये पता है कि जब संविधान सभा बना था तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके प्रस्तावना बना। वह उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? एक दर्पण है, वो दिखाता है कि किस प्रकार से होना चाहिए, अंदर में क्या होगा, एक तरह का शीर्षक है, कंटेंट बताता है कि अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या दिया गया है। वो सब कुछ का निचोड़ क्या है? प्रस्तावना ही है, जिसको कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और कब इसे स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो हम लोगों ने पहले इतिहास को थोड़ा सा टच किया। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान के परिचय के लिए, उसमें बताया गया है कि कैसा होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ये सब कुछ उसमें चर्चा किया गया है। वही जो आगे करके डिटेल में, अनुच्छेद में, अनुसूची में सब कुछ बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसमें क्या हुआ? 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और मैंने पहले भी चर्चा किया, इस पे इंटरव्यू तक में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या धर्मनिरपेक्ष पहले नहीं था, अभी इसको जोड़ने के बाद धर्मनिरपेक्ष हुआ? तो आपको इसका जवाब एकदम सटीक और सकारात्मक रूप में ही देना होगा। संविधान की प्रस्तावना का निर्णय, संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु किया गया। तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रस्तावना किस लिए? संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? जो भारत राज्य है, जो भारत देश है, तो वो क्या है कि बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक सर्वोच्चता है, कि बाहर में, विदेश में कोई भी निर्णय ले सकता है, और अंदर में वो सर्वोच्चता है, वो चाहे किसी के साथ कुछ कर सकता है। दूसरा क्या? समाजवादी है, सबके लिए समाजवादी रहेगा, सबको आर्थिक, धार्मिक, सबके लिए बराबर रहेगा। तीसरा क्या? धर्मनिरपेक्ष, कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं करेगा सरकार। चौथा लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य को बनाने के लिए किया गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। तो ये प्रस्तावना में क्या करता है कि न्याय देता है। जो भारत सरकार है, क्या है? न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, उसको क्या, सबको सुरक्षित करता है और लोगों के बीच भाईचारा बढ़ावा देता है।
तो फ्रेंड अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले पृष्ठभूमि, पहले इतिहास को टच किया, इतिहास को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा टच किसको दिया मैंने कि प्रस्तावना में क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा कर दिए। संविधान के प्रस्तावना में भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इस घोषणा को क्रियान्वयन करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। तो अब प्रश्न के ऊपर आते हैं। जो प्रश्न में पूछा गया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार आपको भी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, पहले इतिहास को थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा उसको बताना कि जो प्रस्तावना पूछा गया उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए उस पर डिटेल से चर्चा करना है। तो समाजवादी में लिखना है कि भारत ने समाजवाद के लोकतांत्रिक प्रारूप को अपनाया, जैसे समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति शांतिपूर्ण और सहभागितापूर्ण तरीके से प्राप्त करना है। और इंदिरा गांधी ने भी कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना प्रकार है, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। तो फ्रेंड समाजवादी के बारे में वो भारत सरकार क्या चाहता था कि शांतिपूर्ण होना चाहिए और सहभागिता होना चाहिए, सब लोग मिलकर काम करें। इसी को कोट करते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया, समाजवाद जो हमको अपना समाजवाद है, और इसमें क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिया गया, क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को दोनों को आपस में मिला दिया गया। भारत को समाजवादी राज्य बनाने के संदर्भ में संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने के बावजूद राज्य ने जनहित हेतु आर्थिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के अधिकार को सुरक्षित रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्देश देने के लिए अनेक उपबंध दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग के जो भाग 4 है, जो नीति निर्देशक चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या है, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को करने के लिए दिया गया है कि हर राज्य में अलग अलग होगा, लेकिन उससे कोशिश किया जाएगा हर राज्य सरकार द्वारा कि उसको अच्छे प्रकार से क्रियान्वित करे। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अंतर्निहित करके यह सुनिश्चित किया गया कि भारत राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है। तो उसको और सशक्त करने के लिए समाजवादी को जोड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले समाजवाद नहीं था, पहले भी था, लेकिन और उससे क्या हो गया, सशक्त हो गया। ध्यान तो है कि यहाँ समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं, बल्कि इसका अर्थ सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे जोर देना है कि समाजवाद का अर्थ है समूहवाद नहीं है। यहाँ पे समाजवाद का अर्थ क्या है कि सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर देना है। तो इसी में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व में कुछ समाजवादी ढांचे को और आगे बढ़ाया गया और 2-3 अनुच्छेद जो जोड़ा गया, जो हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 39 का क्या है, अंतः स्थापित करके राज्य पर कर्तव्य डाला गया है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता की स्थापना व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो, जैसा कि प्रस्तावना घोषित किया। तो 39 का में क्या दिया, निःशुल्क विधिक सहायता, कोई भी कानूनी चीज रहेगा सबको निःशुल्क दिया जाएगा, कोई भी अपना लड़ सकता है केस। और दूसरा क्या, समान न्याय सुनिश्चित करेगा, मतलब कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई एक्टर है या डीएम है, एसपी है या प्रधानमंत्री, कोई भी हो, तो उसके लिए समान न्याय होगा। उसको कटघरे में आना पड़ेगा, जब बुलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा सबके लिए बराबर होगा। दूसरा है अनुच्छेद 43 का, अंतः स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर एक सशक्त कदम है। तो 43 का में भी क्या किया गया कि कोई भी उद्योग खुलेगा तो उसमें क्या होगा, कर्मकारों का भाग सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं दिया जाएगा, उसमें उसका काम करने का हक होगा। इसीलिए ये 2 अनुच्छेद जो हैं जोड़े गए 76वें संविधान संशोधन में। चलिए अब चर्चा करते हैं धर्मनिरपेक्ष का। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है कि अनेक मतों, अनेक धर्मों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष
राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी मतों धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हिंदू का बहुलता है लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष, यहाँ कोई हिंदू का शासन नहीं है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सारे लोग बराबर हैं। और राज्य जो केंद्र सरकार है या राज्य है भारत, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। पंथ निरपेक्षता एक संवैधानिक दर्शन का अंगीकृत सिद्धांत है और 42वें संविधान संशोधन ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित कर इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया, जो मूल संविधान में पहले से ही अंतर्निहित है। तो यही कहना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, पहले से भी पंथ निरपेक्ष था, ऐसा बात नहीं है कि पहली बार पंथ निरपेक्ष हुआ, लेकिन जब संशोधन करके उसको और संविधान में दे दिया तो क्या हो गया, औपचारिक रूप से और भी मजबूत हो गया। समाजवाद को दे दिया और मजबूत हो गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा और मजबूत हो गया, अखंडता को जोड़ा और मजबूत हो गया। प्रस्तावना में जिस विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वाचन दिया गया है उसे अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों को मूल अधिकारों के रूप में समाहित कर क्रियान्वित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है भाग 3 में, उसमें 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात किया गया है। अनुच्छेद 25 में बोलता है आप कोई भी धर्म ले सकते हैं। अनुच्छेद 26 बोलता है कि आप उसमें धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते हैं। अब 27 अच्छा क्या है उसके बारे में हमने भी चर्चा किया है। तो अनुच्छेद 27 यह घोषणा करता है कि राज्य किसी नागरिक या संस्था को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की पोषण हेतु करों की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, 27 अनुच्छेद में कहता है कि राज्य जो है किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि राम मंदिर बनाना है तो बोलेगा कि सब टैक्स दो, सब लोग दो। अपना स्वेच्छा से अगर देना है तो दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कभी सरकार ये नहीं बोलेगा कि उसके लिए टैक्स दो। परंतु आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि तीर्थ कर जो होता है वो दिया जाता है, वो सरकार लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इसके लिए लेती है। अनुच्छेद 28 राज्य में से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाली व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अथवा उसके संरक्षक की सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि मान लीजिए कि जो सरकार है, सरकार क्या किया, किसी को निधि प्राप्त कर रहा है, किसी को पैसा दे रहा है या मान्यता प्राप्त किया, तो वहाँ का जो शिक्षण संस्थान में होगा वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी किसी धार्मिक विशेष का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा बात होगा तो पहले उसके संरक्षण या सरकार से बात किया जाएगा। बिना बात किए वहाँ के संस्थान जो चला रहे हैं वो उस पर किसी को विशेष धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का जो प्रावधान किया गया है वह लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक आदि दृष्टिकोण से विशिष्ट है। दूसरे शब्दों में न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना होगी। तो फ्रेंड, जो हम लोग का लोकतांत्रिक गणराज्य उसमें क्या चाहता है कि सब लोग इसमें सहभागिता लेंगे तो उससे क्या होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की भावना और बढ़ेगी। तो ये सब समझने के लिए पहले हम लोग गणराज्य को समझ लेते हैं। प्रस्तावना स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। 26 नवंबर 1949 में संविधान की रचना के पश्चात से भारत में स्वयं को गणराज्य घोषित किया। इससे तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। गणराज्य का क्या है कि गणराज्य मतलब कि भारत के लोग हैं। जो संविधान है वो तो उसका मेन स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को रचना किया गया तो उसमें भारत अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसमें क्या कि राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि वह पद जो है
कोई भी ले सकता है। जिस प्रकार अगर हम इंग्लैंड में देखें तो वहाँ का जो शासिका है वह हमेशा क्या होता है, वंशानुगत है, वह गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है। अब समझते हैं उसके बाद प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या होता है। शासन की पद्धति के रूप में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई है वह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। इसे संसदात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो जो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। इसमें संसदात्मक होता है। इसमें संसद में क्या होता है कि इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा डायरेक्ट जो है लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कोई उदाहरण ले लेंगे। तो उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक भावना को सुनिश्चित करने का उदाहरण बिहार विधानसभा के संदर्भ में दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, तो हम लोग को हमेशा परिप्रेक्ष्य देखना है कि उसे बिहार से जोड़े। बिहार से कैसे भी जोड़ेंगे तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का चांसेस है। जब केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग कर दी गई, जिसे एनडीए के विधायकों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वाईके सबरवाल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने विधानसभा भंग किए जाने संबंधी केंद्र सरकार की 23 मई 2005 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो फ्रेंड, क्या हुआ कि 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा को क्या है, भंग कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। जब भंग किया गया तो जो एनडीए का सरकार थी, तो एनडीए के विधायक क्या किया, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया। तो क्या हुआ कि एक पीठ बनाया गया, संवैधानिक पीठ। उसके अध्यक्ष कौन थे, वाईके सबरवाल। तो वह जब उसकी सुनवाई हुआ तो केंद्र सरकार को बोला कि ये असंवैधानिक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या पता चल रहा है, लोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का जो है उसका ज़्यादा चलने वाली है, अगर वो सही नहीं है तो निष्कर्षतः हम लोग क्या कर सकते हैं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा क्रियान्वित करने हेतु अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसमें समझा कि जो जितने भी दिए गए हैं तो सारे लोग जैसे कि मौलिक अधिकार है और या नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर उसको क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने बारीकी से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। फिर उत्तर में जो रेड पेन से दिख रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो क्या है, वो की पॉइंट है। आपको ये दर्शाना पड़ेगा, दर्शाने के बाद नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।